अमराराम जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि राजस्थान में 5 यूनिट पहले थे और 1 यूनिट अभी 700 मेगावाट की है। तो राजस्थान की बिजली की शॉर्टेज के कारण क्या सरकार उसमें राज्य को देने वाला हिस्सा बढ़ाएगी? एक तो मेरा निवेदन यह है। दूसरा, जो वहां के जो कर्मचारी काम करते हैं इन रिएक्टरों के आसपास, उन पे स्वास्थ्य पे और जहां डिस्पोजल करते हैं उन पे क्या सरकार ने जांच करवाई है कि उनकी जिंदगी पे किस तरह का इसका असर हुआ है? और तीसरा, अध्यक्ष महोदय, ये यूरेनियम राजस्थान में सीकर जिले में मिला है। ये बहुत ही दुर्लभ खनिज पदार्थ है जो बाहर से हम आयात करते हैं। तो ये सीकर में यूरेनियम का खनन कब तक शुरू कर दिया जाएगा जिससे देश को लाभ हो सके? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया, लेकिन एक प्रश्न के 3 भाग हैं। पहला कि राजस्थान में कितने रिएक्टर हैं और कितनी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। दूसरा है कि उनकी सुरक्षा सेफ्टी के लिए क्या है, और तीसरा है कि वहां पर जो यूरेनियम के भंडार मिले हैं उसका क्या है। जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है, माननीय सदस्य को आपके माध्यम से जानकर के प्रसन्नता होगी कि सबसे अधिक संख्या में यदि कहीं रिएक्टर हैं तो राजस्थान में है। आज भी राजस्थान में हमारे कुल 25 जो इस समय फंक्शनल है, उनमें से 7 एज मेनी एज 7 राजस्थान में है, बल्कि एक नॉन ऑपरेटिव था, वंडर स्क्रूटनी था, वो भी हाल ही में फंक्शनल बना दिया गया है। और इतना ही नहीं, गत 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तिगत रुचि और हस्तक्षेप से न केवल रिएक्टर्स की संख्या बढ़ी है, बल्कि उन क्षेत्रों में जहां पहले नहीं हुआ करते थे वहां पर भी इनका स्थापित करने का क्रम शुरू हुआ है। उदाहरण के तौर पर सन 2014 से पहले अधिकतर तमिलनाडु और आंध्रा की ओर दक्षिण में और पश्चिम में महाराष्ट्र, गुजरात। आज हमारे बगल में यहां से 150 किलोमीटर दूर हरियाणा के गोरखनगर शहर में रिएक्टर स्थापित होने वाला है। कुछ ही साल में फंक्शनल हो जाएगा। इसी प्रकार इसी सरकार ने सन 2017 में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए एक ही कैबिनेट मीटिंग में बल्क अप्रूवल ऑफ 10 रिएक्टर्स किया था, जो आज तक कभी नहीं हुआ। और उसी स्पिरिट और उसी भावना और उसी क्रम को जारी रखते हुए अभी हाल ही के बजट में आपने देखा कि इसका और विस्तार करने हेतु न्यूक्लियर मिशन की घोषणा की गई है, जिसमें अलग से राशि भी निर्धारित कर दी गई। और उसके 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहले तो ये कि उसमें बजट का भी विस्तार हुआ। पहले बहुत मिनिमल बजट हुआ करता था, अक्सर ये आलोचना होती थी। आंकड़े ये दर्शाते हैं कि सन 2014 से पहले डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का बजट कुल था उस सन 2013-14 में 13,879, और आज इस साल के बजट में 23,604, अर्थात 170% वृद्धि। सो दी फिगर स्पीक फॉर देमसेल्फ। वी लिव इन एविडेंस बेस्ड एरा। लेकिन इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त ये केवल सरकार की ओर से उसका योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ओवरऑल पूल में वृद्धि हुई है, क्योंकि इसी बजट में घोषणा की गई कि प्रधानमंत्री की ओर से निर्णय लिया गया है कि न्यूक्लियर सेक्टर विल बी ओपन अप टू प्राइवेट प्लेयर्स। और तीसरा कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसका 60-70% सोर्स या उसका फंडिंग एंड द अदर सोर्स विल बी नॉन गवर्नमेंट। तो इस तरह से पूल हैज बिकम वेरी लार्ज। और उसी का ये कारण है कि जहां सन 2014 में हमारी न्यूक्लियर जनरेशन कैपेसिटी थी 22,480 मेगावाट, आज वो बढ़कर के 35,333 हो गई। और ये जनरेशन के फिगर बता रहा हूं। और अगर कैपेसिटी देखनी है तो 4,780 मेगावाट थी आज से 10 वर्ष पूर्व, आज दुगने से अधिक होकर के 8,880 मेगावाट। ओके। अब सीकर पे भी आते हैं, वो तीसरा भाग है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे कि न्यूक्लियर इस मिशन के ही दौरान एक बड़े फ्यूचरिस्टिक फैसले भी लिए गए कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, अर्थात आने वाले समय में विश्व भर में जिस प्रकार का ट्रेंड रहेगा, चलन रहेगा बिजली के इस्तेमाल का, कि हमारी डेंस पॉपुलेशन है, स्टील फैक्ट्रीज है, सीमेंट फैक्ट्रीज है, कहीं कहीं जहां ग्रिड के माध्यम से तार नहीं पहुंच सकती, तो हमने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए अलग से राशि 20,000 करोड़ इसी बजट में निर्धारित की है। अब इनका दूसरा भाग था कि सेफ्टी का, जो वहां पर कर्मचारी काम कर रहे हैं। पहले तो हमारे यहां इस विभाग का एक मंत्र मूल है, सेफ्टी फर्स्ट, प्रोडक्शन नेक्स्ट। तो उसमें 2-3 भाग हैं।
पहले तो जब इस प्लांट का कंस्ट्रक्शन का कार्य प्रारंभ होता है तो हर 3 महीने में मॉनिटरिंग होती है। जब वो निर्माण कार्य संपन्न हो जाता है तो हर 6 महीने के बाद ड्यूरिंग ऑपरेशन और फिर हर 5 साल के बाद लाइसेंस रिन्यूअल और साथ ही साथ इसकी जो हमारी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा भी स्क्रूटनी की जाती है। यदि आप बात करें वहां रहने वाले लोगों की, जैसे इन्होंने कहा, तो अभी हाल ही में हमने कुछ एक स्टडीज भी की हैं जो ये दर्शा रही है कि जो आम डिफेक्ट होते हैं रेडिएशन के, उदाहरण के तौर पर बर्थ इफेक्ट इन प्रेग्नेंट लेडीज और कैंसर और मैलिग्नेंस टेंडेंसीज इन दी जनरल पॉपुलेशन, उसकी कुल मात्रा प्रेवलेंस जनरल नेशनल एवरेज से कम पाई गई और ये 3 साल की स्टडी टाटा के मेमोरियल के सौजन्य से की गई है। इसके अतिरिक्त वहां पर जो प्लांट के बाहर मॉनिटर्स लगाए गए हैं, प्लांट के भीतर अलग मॉनिटर्स हैं और जो कर्मी हैं उनकी जेब में भी एक डिवाइस रखा जाता है जो मॉनिटरिंग करता है। और अगर आप देखें कि उस समय और अब का तुलना, तो वो भी मैं आपको आंकड़े बता दूं, 1001 माइक्रो सीवर होता है जो मेजरमेंट करता है रेडिएशन की, वो उसका मिनिमम थ्रेशोल्ड है 1000 माइक्रो सीवर्स। और यदि आप उसके आंकड़े देखें तो हमारे किसी भी प्लांट में 30-40 माइक्रो सीवर से अधिक नहीं रहता। और वो भी आंकड़े अगर आप तुलनात्मक ढंग से देखें तो सन 2014 से लेकर के अभी तक प्रति वर्ष प्रोग्रेसिवली देयर इज अ डिक्लाइन इन द अमाउंट ऑफ जनरेशन ऑफ रेडिएशन विच इज अदरवाइज ऑल्सो वेरी मीनिमल। अब तीसरी बात आई कि एक्सप्लोरेशन यूरेनियम की, आपने सदस्य की सूचना बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें हम इसका फॉलोअप कर रहे हैं। एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए अभी वो थोड़ा सा काम रुका हुआ है, प्रदेश सरकार के साथ हम संपर्क बनाए हुए हैं। आपका कहना ठीक है कि जैसे ही वो क्लियरेंस और बाकी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी तो निश्चय ही एक बहुत बड़ा भंडार हमें राजस्थान से मिलेगा। राजस्थान पहले ही एटॉमिक एनर्जी में जनरेशन में कैपेसिटी में बहुत अधिक मात्रा में योगदान कर रहा है। श्री टी.आर. बालू जी। Sir, the world has witnessed 3 major nuclear disasters. टी.आर. बालू जी। So the world has witnessed टी.आर. 3 बालू जी, आप major पूछिए। nuclear disasters, and Honorable Minister will be knowing all these things. And after एक मिनट बालू जी, एक मिनट। अमरा राम जी, मैंने पहले भी आपको कई बार समझा चुका हूं, फिर बार समझा रहा हूं। ये संसद है, इसमें आपको मैंने आपका नंबर लिस्ट में था, नाम बुलाया, आपने प्रश्न पूछा, आपका जवाब मिल गया, फिर आप खुद नहीं, ऐसे नहीं करते। बैठ जाइए, तरीका ठीक नहीं। बालू जी। Sir, बालू जी। the Honorable Minister will be knowing the major disaster that has happened in the world. One in 3 Mile Island of US, second Chernobyl, that is in Russia, the third is Fukushima in Japan. All these disasters have happened in most technologically advanced countries. Not only technology advanced, they are known for their scientific eminence. Having said that, sir, in spite of the Supreme Court orders and state government interference, requesting the central government to come forward to find out the safe way of disposing the nuclear waste in Unit 1 and 2 of Kudangulam, Sir, the Honorable Minister or the government has not come forward for the proper disposal of the nuclear waste in Unit 1 and 2 of Kudangulam. what is that, sir? Honorable Speaker, sir, I am glad that the honorable member has raised this question because this has been in discussion for quite some time, and we have time and again tried to allay all these fears and apprehensions, and with a very evidence-based, proven explanations and statements to put the record straight. As far as the Kudankulam and the important Kalpakam are concerned, there are all these safety measures in place. As you referred to 1 or 2 catastrophes that happened across the world, we have, before establishing our plants, already taken enough care. For example, the Kudankulam is located on the eastern side, so which means that the nearest pneumogenic zone is in Indonesia.
which happens to be about 1,380 kilometers away, very, very far off beyond the zone of being affected. On the other hand, similarly, in the case of the western coast of Gujarat and Maharashtra, the nearest seismic zone is near Karachi in a place called Makar, which is again nearly 900 kilometers away. So that kind of catastrophe happening over here has been ruled out abundantly even before the task was taken up. Now, second part of storing the waste, as you said, yes, there were reports in some of the Madras-based newspapers last year that, yes, of course now known as Chennai, because I belong to the Madras age. So some of the newspapers had also put out this, that the waste material was being stored there. One of them even went to the extent of saying that the waste from the other plants was also going to be stored there. It's not so. We have a definite SOP in place. First, in the first 5 to 6 7 years, in every plant, the waste is stored within the plant. Then after about 7 years, it is stayed away from the plant. That is called AFR, away from reactor, which means about, say, 15 meters deep besides the plant, but not as a part of the plant. It is allowed to be kept there for as many as 40 years or so, and then it is taken away, it is retrieved, and it is reused. And the same process is being followed in case of each reactor across the country. It is not that Kundakulam or Kalpakkam are made to also store the waste from the other reactors or being so. So I think we are sufficiently safe. And as I was mentioning about the safety part, I just in the response to the last question, I said that we have a measure called microsievert. The threshold is 1,000. If you ask me precisely about the Tamil Nadu plant, sir, it gives me pleasure to mention over here, in Kundakulam, the emanation of the radiation in 2014 was 0.081 microsievert. It has got reduced further over the last 10 years under the Modi regime, incidentally, to 0.002%. Yeah. No, these are the figures. Now you take Kalpakkam. Kalpakkam, 2014. The emanation of radiation was, no, I'm not, these are the scientific data, 23.140 microsievert. It has got reduced to almost half, which is 15.96 microsievert. So on the one hand, it is far less than the threshold damage level. On the other hand, under the present government, every year there is a progressive decline, more so in case of the Tamil Nadu plants. फंगन सिंह जी कुछ शॉर्ट में संक्षिप्त मेरा एक छोटा एक प्रश्न था। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट जिनको सैंक्शन मिली है वो है चुटका पाठा, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। भाग्य से उसमें अभी जो प्रोसेस होना चाहिए, जिस गति से ये काम बढ़ना चाहिए, केवल मंत्री जी से मैं इतना जानना चाहता हूं कि ये काम की गति कितनी जल्दी बढ़ेगी ताकि इस काम को हम पूरा कर सकें, केवल इतना जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को ये जानकर के खुशी होगी कि हमारे वहां पर इस समय 2 इस तरह से रिएक्टर हैं जो योजना में हैं। एक तो चुटकी का, उसमें हमारे सारे लगभग औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, एनवायरनमेंट क्लियरेंस, लैंड इत्यादि का। कुछ एक वहां के लोगों को जो R&R होता है, रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन, वहां की आबादी को उठा करके दूसरी जगह पे विकल्पित स्थान पर ले जाना होता है, उसको लेकर के थोड़ी सी दिक्कतें हो रही थी। वहां की स्थानीय लोगों को कुछ एक एप्रीहेंशंस थी, उसको लेकर के वहां के मुख्यमंत्री जी से संपर्क हुआ। मुख्यमंत्री जी ने एक समिति का गठन किया जिसमें लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के 2-3 अधिकारी भी हैं। वो जहां पर मौके पर गए थे, उन्होंने हमें कुछ सुझाव दिए। शायद उन्हें कुछ और राशि अपेक्षित रहेगी केंद्र से, और उसकी बात हो चुकी है। बहुत जल्द हम उसको शुरू कर देंगे। दूसरा जो शिवपुरी में है, उसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है पानी की व्यवस्था की, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक समिति का कोई इसकी जिम्मेवारी भी दी है। जैसे ही वहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था हो जाती है, हम उसको भी शुरू करेंगे। और तीसरा जो इनका अपना क्षेत्र है खांडवा का, मुझे लगता है कि जिस तरह से न्यूक्लियर मिशन के तहत और उसके अंतर्गत विस्तार होने वाला है रिएक्टर्स का देश भर में, तो हो सकता है कि एक समय आए कि वो खांडवा का भी सूची में नाम शामिल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3